आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। कहा जाता है कि जब 1206 में चंगेज खां की सेना 1206 में चंगेज खां की सेना मध्य एशिया के घास के मैदानों को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद रही थी, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के घर एक बेटी का जन्म हुआ जो आगे चलकर रजिया बिन्त इल्तुतमिश कहलाई। दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाना तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किया था रजिया के पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी, ये पुस्तक है मिनहाज उस सिराज की, जो ये पुस्तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, जिसमें इसने लिखा है कि इल्तुतमिश जो है सबसे अधिक उदार, विद्वान और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, जैसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वालों में से उसका सानी कोई नहीं था। मतलब ये कि दिल्ली पर राज करने वाले शासकों में इल्तुतमिश से अधिक उदार, विद्वान और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला कोई शख्स नहीं था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आने वाला यात्री इब्न बतूता ने भी अपनी किताब रेहला में लिखता है कि दबे कुचले लोगों को न्याय दिलवाने और उनके साथ अन्याय को दूर करने में इल्तुतमिश का कोई सानी नहीं था। अपने महल के बाहर उसने एक बड़ा घंटा लगवा रखा था। किसी भी चीज से परेशान होकर लोग उस घंटे को बजाकर सुल्तान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, और घंटे की आवाज सुनते ही सुल्तान शिकायत दूर करने की कोशिश करने लगता था। जब इल्तुतमिश बूढ़ा होने लगा तो उसके दरबारियों ने उससे अनुरोध किया कि वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, ताकि उसकी मृत्यु के बाद वारिसों में जंग ना छिड़ जाए। तब इल्तुतमिश ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस समय के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, सुल्तान ने लड़की होते हुए भी रजिया को अपना वारिस घोषित किया, वह भी बाकायदा लिखकर। जब उसके दरबारियों ने उसके इस फैसले को बचा नहीं पाए या कहें उसे मान नहीं पाए, तो इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे सभी बेटे जीवन का आनंद लेने में लिप्त हैं, उनमें से कोई भी एक बादशाह बनने की काबिलियत नहीं रखता है, और मेरी मौत के बाद आप पाएंगे कि देश का नेतृत्व करने के लिए मेरी बेटी से काबिल कोई और नहीं होगा। रजिया को चुनने के लिए सुल्तान ने सिर्फ भावनाओं का सहारा नहीं लिया था, रजिया में शासन करने की क्षमता थी। जब भी इल्तुतमिश अपने सैनिक अभियानों के दौरान दिल्ली से बाहर होता था तो दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वह रजिया को सौंपता था, और रजिया उसे उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। लेकिन जो इल्तुतमिश का चयन था वह उस समय की इस्लामिक परंपराओं के अनुसार नहीं था। अरब इतिहास में महिलाओं का राजनीति में भाग लेने के कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुछ सैनिक अभियानों में भी महिलाएं भाग लेती थी। लेकिन उस दौर में समाज में आम तौर से महिलाएं जो थी वो पर्दे के पीछे से ही राजनीति में भाग ले रही थी। कोई भी महिला सिंहासन पर नहीं बैठती थी, ठीक है। इसीलिए रजिया का सिंहासन पर बैठना उस समय की एक हैरत की बात थी। जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके लिखित आदेशों के बावजूद दरबारियों ने इल्तुतमिश की अंतिम इच्छा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में सिंहासन पर बिठाया।
ऑलमोस्ट अप्रैल 1236 में सिंहासन पर बिठाया। मशहूर इतिहासकार अब्राहम इराली कहते हैं अपनी पुस्तक द एज ऑफ रॉथ में कि विडंबना देखिए कि फिरोज को गद्दी पर बिठाकर भी इल्तुतमिश को एक महिला के शासन से ही दो चार होना पड़ा, और वह भी एक सातिर और प्रतिशोध लेने वाली महिला से। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसकी सारी शासन की सारी जिम्मेदारी अपनी मां शाह तुर्कान पर छोड़ दी। शाह तुर्कान जो थी वो एक कुशल रणनीतिज्ञ थी और उसने सबसे पहले इल्तुतमिश के बाकी परिवार के लोगों को समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें रुकनुद्दीन के फिरोज शाह के सौतेले भाई को भी अंधा करवाया, फिर मरवा दिया, और फिर रजिया को भी उसने मरवाने की कोशिश की। इस घटना के बाद जो प्रशासन था दिल्ली का, उसमें अव्यवस्था फैल गई। कई गवर्नरों ने फिरोज के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया, और जब फिरोज शाह उन विद्रोहों को कुचलने के लिए दिल्ली के बाहर निकला तो रजिया ने मौके का फायदा उठाया और लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और कहा कि सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझे दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया था, ठीक है, लेकिन दरबारियों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठाया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनभावनाओं को अपने पक्ष में कर लिया। लोगों ने महल पर हमला बोलकर रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया, और जब फिरोज दिल्ली लौटा तो उसको गिरफ्तार करके उसको जान से मार दिया गया। तो मुश्किल से फिरोज शाह जो है वो 7 माह तक ही शासन कर सका। 14वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे अब्दुल मलिक इसामी, कि जब फिरोज का तख्ता पलटा गया और दरबारी इस बात पर विचार करने लगे कि किसे सुल्तान बनाया जाए, तो रजिया ने खिड़की से अपना दुपट्टा हिलाते हुए ऐलान किया कि मैं महामहिम इल्तुतमिश की बेटी हूं, उन्होंने मुझे अपना वारिस चुना था। आपने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी और के सिर पर ताज रख दिया, इसलिए आपकी ये हालत हुई। कुछ सालों के लिए ताज मुझे दे दीजिए, मेरी क्षमताओं को परखिए, अगर मैं एक अच्छी शासक साबित होती हूं तो मुझे गद्दी पर बने रहने दीजिए, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती हूं तो गद्दी किसी और को दे दे। इस तरह नवंबर 1236 में रजिया जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, ठीक है, 1236 में सिंहासन बैठती है, और रजिया का कार्यकाल जो है वो 1236 से 1240 है, और ये नवंबर 1236 में सिंहासन पर बैठती है। दरबारियों ने रजिया को समझने में गलती कर दी। जब इल्तुतमिश के दरबार के गुलामों ने रजिया को सुल्तान बनाया तो उन्हें उम्मीद थी कि रजिया उनके कहने में चलेगी और इल्तुतमिश के शासन काल में जो उनका रुतबा और रसूख था वह फिर से कायम रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में रजिया के व्यवहार ने ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने रजिया को समझने में गलती कर दी। रजिया के दिल्ली के गद्दी पर बैठने को कई प्रांतीय गवर्नरों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन रजिया ने उन गवर्नरों के बीच फूट का पूरा फायदा उठाया और इससे पहले कि रजिया का कोई नुकसान कर पाते उनका विद्रोह जो है रजिया ने कुचल दिया। रजिया ने जिस तरह से इस विद्रोह का सामना किया और उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में संस्कृत दरबारी भी रजिया के प्रशंसक बन गए और उन्होंने रजिया का साथ देने का फैसला कर लिया। इसके बाद हरम में रहने वाली महिलाओं पर जो पाबंदी लगाई जाती थी, हरम यानी कि जहां पर राजसी बेग में रहती थी, महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई जाती थी उन पर पाबंदियां को तोड़ने का फैसला रजिया ने कर दिया। इब्न बतूता लिखता है कि उसने परंपरागत कपड़े और पर्दा त्याग कर दिया और कमीज और टोपी पहनकर आम जनता के बीच आना शुरू किया। जब वह जनता के लिए बाहर निकलती थी घोड़े पर तो उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं होता था।
रजिया न सिर्फ एक अच्छी प्रशासक साबित हुई बल्कि एक सैनिक रणनीतिकार भी साबित हुई और उसने आगे चलकर अपनी सेना का नेतृत्व भी किया। सिराज लिखता है कि जब इल्तुतमिश राजवंश का इतिहास लिखा तो उसने रजिया के लिए लंगरकश शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है लड़ाई में सेना का नेतृत्व करने वाला। रजिया एक निष्पक्ष सुल्तान साबित हुई जिन्हें उसकी जनता पसंद करती थी। रजिया एक बादशाह की बेटी जरूर थी, लेकिन शुरुआती समय में अपने पिता की विरासत पर निर्भर रहने के बाद उसने अपने आप को इल्तुतमिश की छाया से अलग किया। वह सुल्तान बन गई थी जो कि मध्य युग भारत में एक मुस्लिम महिला के लिए एक अनूठी बात थी। इल्तुतमिश के जमाने में चांदी के सिक्के चला करते थे जिनमें इल्तुतमिश का नाम गढ़ा होता था। रजिया ने पहले इन सिक्कों पर अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम लिखवाना शुरू किया। उन सिक्कों पर इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम और रजिया को सुल्तान ए मुअज्जम कहा गया। समय के साथ ही रजिया में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उसने सिर्फ अपने नाम पर ही सिक्के ढलवाने प्रारंभ कर दिए। सांस्कृतिक इतिहासकार एलिसा गैबे ने अपनी पुस्तक मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इस्लाम में ये लिखा है कि सिक्कों पर रजिया के नाम से पहले सुल्तान गढ़ा रहता था। रजिया ने कभी भी अपने लिए सुल्ताना शब्द का प्रयोग नहीं किया। वह उस दौर में सुल्तान बनी जब यूरोप में महिलाएं अपने घरों की चारदीवारी से बाहर निकलने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। ऐसा एलिसा गैबे ने लिखा। दिल्ली सल्तनत के कट्टर इस्लामी दरबारियों का रजिया का खुला व्यक्तित्व नागवार गुजरा और उन्होंने रजिया को हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। क्योंकि दिल्ली की जनता ने पहली बार अब सुल्तान के बनने के निर्णय पर अपना निर्णय दिया था, मतलब जनभावनाएं रजिया के साथ थी, तो दिल्ली के अंदर रजिया का कोई नुकसान नहीं किया जा सकता था क्योंकि दिल्ली की जनता रजिया के साथ। इसीलिए रजिया के खिलाफ जो विद्रोह के सुर थे वो दिल्ली के बाहर से पनपने शुरू हुए। रजिया सुल्तान के रूप में रजिया की शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था बाहरी दुनिया को अपने आप को एक पुरुष की तरह दिखाना। मतलब रजिया जो थी वो बाहरी दुनिया को अपने आप को एक पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती थी। अब्राहम इराली लिखते हैं कि वह दूसरों को तो दिखा सकती थी कि वह पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन अपने आप को नहीं। पुरुष सहचर्य की उनकी चाह उनके पतन का कारण बनी। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बाहरी लोगों को अपने नजदीक लाना शुरू किया वह उनके दरबारियों को रास नहीं है। उनमें से ही एक शख्स था अबिसीनियाई मूल का जलालुद्दीन याकूत। याकूत को रजिया का अमीर ए अकबर पद देना यानी अश्वशाला का प्रधान बना देना उनके तुर्क दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरबारियों को शक था कि याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध हैं और उन्होंने रजिया को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। रजिया के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला शख्स कबीर खां था। पहला शख्स जो था वो कबीर खां था। कबीर खां को लाहौर का गवर्नर रजिया ने ही बनाया था जब रजिया सुल्तान बनी थी। लेकिन जब रजिया का रसूख बनने लगा तो उसने दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर लाहौर में बगावत कर दी और बगावत इसने 1239 में। 1239 में रजिया इस बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना लेकर रवाना हुई। चिनाब नदी के किनारे रजिया कबीर खां की सेना से सामना किया और कबीर खां रजिया की सेना का सामना नहीं कर सका और उसे हार माननी पड़ी। लेकिन जब वह दक्षिण पंजाब में कबीर खां के विद्रोह को कुचलने के लिए गई हुई थी तब दिल्ली में उसके दरबारी हरकत में आ गए। उन्होंने दिल्ली में
रजिया के करीबी याकूत की हत्या कर दी और रजिया को पंजाब गए उनके नजदीक साथियों के साथ भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर दिया और रजिया के सौतेले भाई बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन रजिया ने फिर भी हार नहीं मानी। रजिया ने उन्हें गिरफ्तार करने वाले भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को उच्च पद का राज देकर अपनी ओर मिला लिया और उससे विवाह कर लिया। दोनों एक सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें हरा दिया। ईसा में लिखता है कि एक भी घुड़सवार रजिया के साथ नहीं था और वह और अल्तुनिया लड़ाई के मैदान से भाग गए और स्थानीय लोगों की गिरफ्त में आ गए। रजिया के अंत के बारे में कई इतिहासकार की राय अलग अलग है, कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। सिराज के अनुसार गिरफ्तार होते ही रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई, जबकि याहिया बिन सरहिंदी के अनुसार दोनों को बेड़ियों में बांधकर सुल्तान के समक्ष पेश किया गया और सुल्तान ने मौत की सजा दे दी। इब्न बतूता लिखता है कि एक किसान ने कैथल में रजिया के जेवर चुराने के लिए हत्या कर दी। कुछ भी हो, लेकिन रजिया ने 3 साल 6 दिन दिल्ली पर शासन किया और यमुना के किनारे रजिया को दफना दिया गया और उसकी याद में एक छोटा मकबरा बनवाया गया जो आज भी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मौजूद है। मिनहाज उस सिराज लिखता है, रजिया सुल्तान एक महान सम्राट थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार शासक थी। एक अच्छे राजा में जितने गुण होने चाहिए थे वह सब रजिया में थे, बस उसका केवल एक ही दोष था कि वह पुरुष नहीं थी। इसलिए पुरुषों की नजर में इन गुणों की कोई कीमत नहीं थी। यदि रजिया एक पुरुष होती तो उसका शासन काफी शानदार होता।